सुमित ने मौनी को न देखकर जोर से आवाज दी। ये कहाँ है? अभी भी कहीं काँप रही होगी। मौनी रसोई में खोई हुई सुमित की आवाज़ नहीं सुन पाई। सुमित ने फिर आवाज़ दी, मौनी। तब मौनी चौंक गई और बोली, ओह नहीं, ये आ गए। वह रसोई से बाहर आई और सुमित के सामने खड़ी होकर बोली, बताइए राम बाबू। सुमित ने पूछा, तुम कहाँ गायब हो गई थी? क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? मौनी ने जवाब दिया, मैं यही रसोई में थी, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। सुमित बोला, क्यों सुनाई नहीं दिया? तुम यहाँ शारीरिक रूप से हो, लेकिन तुम्हारे सारे विचार मुझसे दूर कैसे भागना है, इस बारे में है। मौनी ने इनकार किया, नहीं राम बाबू, ऐसी बात नहीं है। सुमित ने कहा, ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और बाहर चला गया। मौनी ने पूछा, राम बाबू, क्या आप नाश्ता नहीं करेंगे? सुमित ने पूछा, क्या तुमने कुछ बनाया है? तभी मौनी को याद आया कि उसने कुछ नहीं बनाया है। उसने माफ़ी मांगी, माफ़ कीजिए राम बाबू। सुमित उसकी बात सुने बिना अपनी कार चालू करके चला गया। सुमित के जाने के बाद मौनी ने खुद को डांटा, ओह मौनी, तुम इतनी खोई हुई कैसे रह सकती हो कि उसे भूखा ही भेज दिया। यह सोचकर कि उसे कम से कम सुमित के लिए दोपहर का भोजन तो भेजना चाहिए। वह रसोई में गई और खाना बनाना शुरू कर दिया। उधर सुमित के ऑफिस में सारे कर्मचारी इकट्ठे होकर उसे बधाई देने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखकर सुमित ने पूछा, तुम लोग काम करने के बजाय यहाँ क्यों खड़े हो? उन्होंने जवाब दिया, बधाई हो सर, आपकी शादी हो गई है ना। सुमित गुस्सा हो गया और कहा, तुम लोग इस सब के लिए अपना समय बर्बाद कर रहे हो मूर्खों, या ये सिर्फ काम से बचने का बहाना है? वह गुस्से में अपने कैबिन में चला गया और कहा, जाओ सब लोग, पहले काम शुरू करो। कर्मचारी अपने बॉस के बारे में बड़बड़ाते हुए कि वह बधाई देने पर भी गुस्सा हो रहा है, अपने अपने काम में लग गए। सुमित अपने कैबिन में पहुंचा, अपनी कुर्सी पर बैठा और काम शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद लास्या सुमित के ऑफिस आई। लास्या सीधे सुमित के कैबिन में गई और उसके सामने कुर्सी पर बैठकर बोली, हाय सुमित। लास्या उन लोगों में से एक थी जो बिना उसकी अनुमति के उसके कमरे में आती जाती थी, इसलिए सुमित ने अपना सिर काम से उठाए बिना अपना काम जारी रखते हुए पूछा, क्या बात है लास्या, तुम यहाँ क्यों आई हो? लास्या ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, लेकिन तुमने फ़ोन नहीं उठाया, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो बेबी? वह बोला, मुझे क्यों उठाना चाहिए? लास्या बोली, क्या हुआ सुमित? सुमित ने जवाब दिया, तुम ही तो कहती थी कि शादी के बाद मुझे दूसरी औरतों से बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लास्या को वो बात थोड़ी दुखद लगी, लेकिन चूंकि ये सच था, उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के लिए यही अच्छा है सुमित, सुखी वैवाहिक जीवन। और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। तभी सुमित ने लास्या को देखते हुए कहा, 1 मिनट लास्या, क्या तुम जानती हो मेरी पत्नी कौन है? लास्या बोली, मुझे क्यों जानना चाहिए? सुमित बोला, मेरी शादी मोनिमा से हुई है। लेकिन तुमने कहा था कि उसकी सगाई हो गई है। लास्या ने कहा। सुमित ने उसे बताया कि वो नहीं हो पाया, लेकिन अब तुम्हारी शादी कैसे हुई? लास्या ने उलझन में पूछा। वो नहीं जानती थी कि मैं कौन हूँ और मैं नहीं जानता था कि वो कौन है। सुमित ने समझाया, हमारी शादी बिना एक दूसरे को देखे हुई। मोनिमा मेरे अतीत के बारे में सब कुछ जानती है, इसलिए अब से अपनी पत्नी के साथ खुश रहो। ये वन नाइट स्टैंड और गेस्ट हाउस जाना बंद करो, लास्या ने सलाह दी। सुमित कुछ भी जवाब दिए बिना चुप रहा। ठीक है सुमित, मैं अब ऑफिस जा रही हूँ, बाय, लास्या ने कहा और वहाँ से चली गई। कार में बैठने के बाद भी लास्या को बार बार सुमित की याद आ रही थी। हालांकि उसका प्यार उसके लिए सच्चा था, लेकिन सुमित को छुआ नहीं। लेकिन उसे पाने की इच्छा से उसने उसे अपना शरीर अर्पित कर दिया। हालांकि सुमित ने कभी महसूस नहीं किया कि वह उसकी अपनी है। उसने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा वह बाहरी लोगों के साथ करता था, लेकिन लास्या उसे पूरी तरह से अपने लिए चाहती थी। वह उसके शरीर को छूने में सक्षम थी, लेकिन उसके दिल को नहीं छू सकी। उसे नहीं पता था कि मोनिमा कब से उसके दिल में बस गई है। लास्या मोनिमा के बारे में भी जानती थी। सुमित ने उसे पहले मोनिमा के बारे में बताया था और कहा था, मेरे लिए बेवजह भावनाएं मत विकसित करो। अब वह सब लास्या के दिमाग में वापस आ गया और उसने फैसला किया कि उसे सुमित की ज़िंदगी में नहीं रहना चाहिए।
वह नहीं चाहती थी कि उसकी उपस्थिति उसके वैवाहिक जीवन को परेशान करे। इधर घर पर मोनिमा ने दोपहर के भोजन तक खाना बनाना पूरा कर लिया, लंच बॉक्स पैक किया और उसे ड्राइवर के साथ सुमित के ऑफिस भेज दिया। काम के बीच में ड्राइवर आया और कहा, सर, मैडम ने आपके लिए लंच भेजा है, और बॉक्स को वहाँ छोड़ दिया। सुमित ने सोचा, ओह, तो उसे अपने पति के खाने की भी परवाह है, और सोचा कि मोनिमा क्या कर रही होगी। उसने लैंडलाइन पर फ़ोन किया। यह 2 बार कट गया और फिर से बजने के बाद भी मोनिमा ने कॉल नहीं उठाया। हेलो, कौन है? मोनिमा ने आखिरकार जवाब दिया। तुम्हारा पति, सुमित ने जवाब दिया। मोनिमा ने कहा, राम जी, क्या तुमने खाना खा लिया? सुमित ने पूछा। अभी नहीं, मोनिमा ने जवाब दिया। मोनी ने पूछा, क्या आपने खाना खा लिया? तुमने खाना क्यों भेजा? राम ने पूछा। ये कैसे सवाल है राम? खाने का समय हो गया है, इसलिए आपको खाना चाहिए, मोनी ने जवाब दिया। मेरा मन नहीं है, राम ने कहा। क्यों राम? मोनी ने पूछा। क्या कहूँ, मैं बस परेशान हूँ, राम ने कहा अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए। क्या बात है राम? मोनी ने पूछा। चाहते हो मैं तुम्हें बताऊँ? राम ने धीरे से पूछा। हाँ प्लीज़ बताओ, मोनी ने जवाब दिया। अभी नहीं, मैं तुम्हें रात में बताऊँगा, राम ने कहा। जैसे ही उसने रात कहा, मोनी को याद आया कि उसकी सास ने उनकी पहली रात के बारे में क्या कहा था। उसने कहा, मैं वहाँ रहूँगी राम, और फ़ोन काट दिया। राम हंसा और उसने अपना खाना खत्म किया और काम पर वापस चला गया। उधर मौनी सोफे पर बैठी राम की कई रात के बारे में सोच रही थी। तभी मानसा अंदर आई और पूछा, मौनी कैसी हो बेटी? मौनी ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं ठीक हूँ माँ, प्लीज़ बैठिए। उसके बैठने के बाद मौनी ने उसे पानी दिया और पूछा, क्या मैं आपके लिए चाय बनाऊँ माँ? नहीं धन्यवाद मौनी, मैंने अभी घर पर खाना खाया है, मानसा ने कहा। क्या तुमने खाना खाया? नहीं, अभी नहीं माँ, मैंने अभी उनके लिए खाना भेजा है, मौनी ने जवाब दिया। ओह ठीक है मौनी, तुम्हें भी खाना चाहिए, चलो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मानसा ने कहा। वह मौनी को डाइनिंग टेबल पर ले गई और उसे खाना परोसा। मैं अकेले नहीं खाना चाहती माँ, प्लीज़ मेरे साथ खाइए, मौनी ने कहा। ओह नहीं बेटी, मैं बस थोड़ा जूस पीऊँगी, तुम खा लो, मानसा ने जवाब दिया। जूस का गिलास लेते हुए मानसा मौनी के साथ बैठी रही जब तक उसने खाना खा लिया। खाने के बाद वे हॉल में सोफे पर बैठ गई। सुमित तुम्हारे साथ कैसा है? क्या वह तुमसे ठीक से बात कर रहा है? मानसा ने धीरे से पूछा। वह ठीक है माँ, मौनी ने जवाब दिया। मानसा ने मौनी का हाथ थामा और पूछा, तुम सुमित के बारे में जानती हो, है ना? मौनी ने थोड़ा सा सिर हिलाया। मुझे नहीं पता मेरे बेटे को क्या हो गया, मानसा ने कहा। वह कितना अच्छा लड़का हुआ करता था, मैं नहीं समझती उसे ये सब कैसे हो गया। पहले उसने हमें बताया कि वह एक लड़की से प्यार करता है और वह उससे शादी करना चाहता है, मानसा ने आगे कहा। लेकिन हमें नहीं पता था कि वह लड़की तुम हो। फिर भी तुम्हारे ससुर तुम्हारे पिता से बात करने के लिए तुम्हारे ऑफिस आए, मानसा ने कहा। तभी हमें पता चला कि तुम्हारी और तुम्हारे मामा के बेटे की शादी हो रही है। हमने सुमित से कहा कि हमें यह रिश्ता नहीं चाहिए, लेकिन वह हमसे गुस्सा हो गया और यहाँ रहने आ गया, मानसा ने कहा। 2 साल बाद हमें पता चला कि तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है, मानसा ने कहा। हमने तुम्हारे मामा मामी से बात की और वे शादी के लिए राजी हो गए। तुम्हारे ससुर को उम्मीद थी कि वह तुम्हें देखने के बाद बदल जाएगा मौनी, मानसा ने कहा। तुम्हें अपने पति को बदलना होगा बेटी, तुम्हें उसे यह दिखाना होगा कि तुम ही उसके लिए सब कुछ हो। तुम्हें लग सकता है कि मैंने तुम्हारी शादी ऐसे आदमी से क्यों की, लेकिन वह एक अच्छा आदमी है, बस इस एक बात को छोड़कर मौनी, मानसा ने कहा। तुम ही उसे बदल सकती हो। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया जो मैं बताना चाहती थी बेटी, अब यह तुम्हारी मर्जी है। हमने तुम दोनों के लिए आज रात एक व्यवस्था की है। एक पत्नी के रूप में उसके करीब जाओ और उसे यह दिखाओ कि तुम ही उसकी पूरी दुनिया हो, मानसा बोली। एक पति अपनी पत्नी की बात बेडरूम में ही सुनता है, वह यह समय होता है जब तुम एक दूसरे से खुलकर बात कर सकते हो, मानसा ने कहा। तो जो कुछ भी तुम बात करना चाहती हो तब बात करो, मानसा ने वो शाम मौनी से अपने बेटे के बारे में बात करते हुए बिताई। फिर उसने सुमित के बेडरूम को फूलों से सजवाया और मौनी को तैयार किया। उसने रात लगभग
8:30 बजे सुमित को फ़ोन किया। सुमित ने फ़ोन उठाया और कहा, माँ, मैं 1 घंटे में घर आऊँगा। उसने मानसा की बात सुने बिना फ़ोन काट दिया। मानसा ने अपने बेटे को कोसा और मौनी से कहा, वह नहीं बदलेगा। उसने कहा कि वह 1 घंटे में आएगा। मैं अभी घर जा रही हूँ बेटी। तुम्हारे ससुर और तुम्हारे देवर मेरे बिना खाना नहीं खाएंगे। वे बस मेरा इंतज़ार करेंगे। मानसा ने कहा, इसलिए मैं अब जाऊंगी। ठीक है माँ, मौनी ने जवाब दिया। ध्यान रखना मौनी, और जो मैंने तुम्हें बताया उसके बारे में सोचना। मानसा ने अपनी बहू को कुछ सलाह देते हुए कहा। फिर वह अपने घर के लिए रवाना हो गई। मौनी अपना मेकअप देखकर घबराने लगी। मौनी ने कमरे में इधर उधर घूमते हुए कहा, हे भगवान, मैं इस पहली रात से डरी हुई हूँ। 1 घंटे बाद मौनी ने सुमित की कार की आवाज़ सुनी। वह नीचे आई। सुमित फ़ोन पर बात करते हुए घर में आया। वह हॉल में बिना रुके सीधे अपने कमरे में चला गया। मौनी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने थोड़ा दूध गर्म किया, उसे एक गिलास में डाला और धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर उसके कमरे में गई। सुमित अपने कमरे में आया, अपना फ़ोन कॉल खत्म किया और सजावट देखी। वह मुस्कुराया और अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगा दिया। फिर वह फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। सुमित ने फ्रेश होने में समय लिया। उसने टी शर्ट और नाइट पैंट पहने और अपने बाल सुखाते हुए कमरे से बाहर आया। यह खुशबू नशीली है, उसने कहा, फूलों की खुशबू की गहरी सांस लेते हुए। सब ठीक है, लेकिन मुझे मौनी कहीं नहीं दिख रही है, उसने कहा आईने में देखते हुए। तभी मौनी कांपते हुए कमरे में आई। उसने गोल्डन बॉर्डर वाली सफ़ेद साड़ी पहनी थी और उसके हाथ में दूध का गिलास था। वह अपने कमरे में संगमरमर की मूर्ति जैसी लग रही थी। सुमित ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर अपना सिर घुमाया। वह बस उसे देखता ही रहा। मौनी हिचकिचाते हुए कमरे में दाखिल हुई। सुमित ने दरवाजे की आवाज़ सुनकर अपना सिर घुमाया और उधर देखा। वह अपनी खूबसूरती से सजी हुई पत्नी को बिना पलक झपकाए देख रहा था। जब मौनी काफ़ी देर तक वहाँ से नहीं हिली तो सुमित ने पूछा, क्या आज भी यहीं रहोगी? मौनी ने अपना सिर उठाया और सुमित को देखा। वह धीरे धीरे कठिनाई से उसकी ओर एक एक कदम बढ़ा रही थी। सुमित से 1 फुट की दूरी पर खड़ी होकर उसने कहा, दूध, दूध राम बाबू, और गिलास उसके सामने रख दिया। सुमित ने गिलास लिया, उसे बगल में रखा, मौनी की कमर में हाथ डाला और उसकी आंखों में देखा। जैसे ही सुमित ने उसे खींचा, मौनी ने अपने हाथ उसकी छाती पर रख दिए और उसकी आंखों में देखा। क्या आज यहीं रहने का फैसला कर लिया है? यहाँ से हिल नहीं रही हो? सुमित ने पूछा। ऐसी कोई बात नहीं है राम बाबू, मौनी ने जवाब दिया। ठीक है, तो क्या तुम्हें ये सब पसंद है? उसने अपनी आंखों से बिस्तर की ओर इशारा करते हुए पूछा। मौनी समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। अपना सिर नीचे झुका लिया। हाँ बिल्कुल, तुम्हें मैं पसंद ही नहीं हूँ। तुम्हें ये मेरे साथ कैसे पसंद आएगा? सुमित ने कहा और मौनी को छोड़ दिया। उसने फूलों से ढकी चादर को बिस्तर से खींचा, उसे एक तरफ फेंक दिया और हेडरेस्ट के सहारे बैठ गया। जैसे ही वह दूर गया, मौनी ने सुमित को देखा और पूछा, आप हमेशा अपने आप ही बातें क्यों मान लेते हैं? सुमित ने मौनी को तीखी नज़रों से देखा। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं और डरा रहे हैं? मौनी ने पूछा। तो क्या तुम अब मुझसे डरती हो? सुमित ने पूछा। बस जब आप मुझे ऐसे देखते हैं, मौनी बुदबुदाई। तभी सुमित का फ़ोन बजा। मौनी को देखते हुए उसने फ़ोन उठाया और स्पीकर पर रख दिया। दूसरी तरफ से एक मधुर आवाज़ सुनाई दी। हाय स्वीट हार्ट, सुमित ने एक तरफ मुस्कान के साथ जवाब दिया। हाय लीना, क्या कर रही हो डार्लिंग? लीना ने पूछा। मुझे थोड़ा काम था, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि पूरा हो पाएगा लीना, सुमित ने कहा। ओह सच में बेबी, अगर तुम अभी फ्री हो तो क्या हम मिल सकते हैं? उसने पूछा। अभी, सुमित ने कहा मौनी को देखते हुए। मौनी बड़ी बड़ी आंखों से सुमित को देख रही थी और लीना की बातें सुन रही थी। उसके कान करे थे। हाँ बिल्कुल बेबी, चलो अभी मिलते हैं, वह उत्साह से बोली। अभी सुमित कुछ कहने ही वाला था कि मौनी जल्दी से सुमित के पास गई, उसके हाथ से फ़ोन छीना और कॉल काट दिया। जबकि लीना चिल्ला रही थी, हेलो हेलो। सुमित ने गुस्से से मौनी को देखा और कहा, क्या हो गया है तुम्हें? कॉल क्यों काटा? और मौनी की ओर बढ़ा। मौनी अंदर से डरी हुई होने के बावजूद उसने बहादुरी का मुखौटा ओढ़ा और पूछा, फ़ोन पर कौन थी? तो सुमित ने कहा, लीना थी। मैंने उसका नाम नहीं पूछा, मैं पूछ रही हूँ कौन थी? सुमित बोला,
तुम्हें क्या लेना देना? तुम उससे बात क्यों करना चाहते हो? मौनी ने पूछा। अरे उसने फ़ोन किया क्योंकि उसे कुछ चाहिए था, तो मैं उससे पूछूंगा कि उसे क्या चाहिए और उसे दिला दूंगा, सुमित ने कहा। तो मौनी बोली, अगर कोई आपसे कुछ मांगता है तो क्या आप बेशर्मी से उसके पीछे भागोगे? अरे मुझे शर्म क्यों आएगी? सुमित ने कहा। हाँ बिल्कुल, आपको कोई शर्म नहीं है ना? इसलिए जो भी आपको फ़ोन करता है आप उसके पीछे भागते हो। मौनी ने कहा। ए, जुबान संभाल कर बात करो, सुमित ने कहा मौनी की ओर कदम बढ़ाते हुए। जैसे ही सुमित करीब आया, मौनी पीछे हट गई और कहा, सुनो, मेरे इतने करीब मत आओ और ना ही मुझे डराओ, मैं तुम्हें बता रही हूँ। मौनी ने चेतावनी दी, अपनी उंगली दिखाते हुए। ओह, वरना क्या करोगी? सुमित ने पूछा, मौनी की उंगली को चूमते हुए। मुझे पसंद नहीं है कि तुम अभी बाहर जाओ, मौनी ने कहा। तुम्हें क्या लेना देना है कि मैं कहाँ जाता हूँ? सुमित ने पूछा। मौनी बोली, अगर मैं परवाह नहीं करूँगी तो कौन करेगा राम बाबू? मैं यही पूछ रहा हूँ, तुम्हें क्या परवाह है मौनी डार्लिंग? सुमित ने कहा। क्योंकि आप मेरे पति हो, मौनी ने कहा उसे देखते हुए। ओह, पति? कब से? सुमित ने पूछा। जब से तुमने मेरे गले में मंगलसूत्र बांधी है, मौनी ने कहा। ओह पति, तो तुम मुझ पर अपना अधिकार दिखा रही हो, सुमित ने कहा। यह अधिकार नहीं है, यह मेरा हक है, मौनी ने कहा। हक? कैसा हक? सुमित ने पूछा। हाँ, यह मेरा हक है कि मैं आपको बाहर कहीं जाने से बचाऊं, मौनी ने कहा। अरे अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा और तुम मेरे पास नहीं आओगी तो मैं कैसे जीऊंगा भाई? सुमित ने पूछा। अच्छा, पहले बाहर की दुकानें बंद करो, फिर जो आप चाहते हो वो होगा, मौनी ने कहा। तो क्या तब तक मुझे भूखा रखोगी? सुमित ने पूछा। सुनिए राम बाबू, आप ऐसे दिखावा मत कीजिए जैसे आप बहुत समय से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। आपने सब कुछ कर लिया है ना? आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे यह आपका पहली बार है। इसलिए आपको यह सब बंद करना होगा कि जो भी आपको फ़ोन करे लीना या मीना कहकर, आप उसके पीछे भागना बंद करें, मौनी ने कहा। ओह, तो तुम पूरी तरह से पत्नी के किरदार में आ गई हो, है ना? सुमित ने कहा। यह कोई किरदार नहीं है, अपने पति को बेहतर बनाना मेरी जिम्मेदारी है, मौनी ने कहा। हाँ, जिम्मेदारी? लेकिन तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, है ना? सुमित ने धीरे से कहा। मौनी ने अपनी हिरन जैसी बड़ी आंखें और बड़ी की और कहा, पहले बाहर घूमना बंद करो, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा प्यार क्या है। तो जब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा तब तक तुम मुझसे अपने प्यार का इजहार नहीं करोगी, है ना? सुमित ने पूछा। मैंने यह नहीं कहा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मौनी ने कहा। तुमने यह भी नहीं कहा कि तुम नहीं करती, सुमित ने कहा। अगर मैं कुछ नहीं कहती तो इसका मतलब है कि कोई भावना नहीं है, मौनी ने कहा। क्या तुम्हें मेरे लिए कोई भावना नहीं है? तो क्या तुम्हारे मन में क्या है? सुमित ने पूछा। मौनी ने मासूमियत से कहा, मेरे मन में बस यही है कि मैं तुम्हें बाहर जाने से कैसे रोकूं राम बाबू। ओह, सच में? सुमित ने कहा। हाँ जी, मौनी ने कहा। तुम्हें एक बात पता है मौनी? सुमित ने कहते हुए उसकी कमर पकड़कर उसे करीब खींच लिया। मौनी झिझकते हुए सुमित के गले में हाथ डालकर बोली, क्या? क्या है राम बाबू? तुम बहुत तेज हो, इतनी मासूम दिखती हो, लेकिन बहुत खतरनाक हो तुम, सुमित ने धीरे से कहा। मैं ऐसी नहीं हूँ, मौनी ने सुमित के इतने करीब होने से बेचैनी को कम करते हुए कहा। ओह, तुम्हें ऐसा लगता है? सुमित ने पूछा। लेकिन मुझे पता है, तुम हाँ कहो या ना, तुम बहुत चालाक हो। पति कहाँ फंसेगा यह जानकर तुम उसे वहीं फंसा देती हो और कहती हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। यहाँ कोई इतना सीधा नहीं है जो तुम्हारी बातों में आ जाए, सुमित ने कहा। मौनी बोली, आप कुछ भी सोचे, मैं अब से आपको बाहर नहीं जाने दूंगी। ओह, अगर मैं गया तो क्या करोगी? सुमित ने उसकी कमर पर अपने हाथों को सहलाते हुए बोला। उसके हाथों से सिहरते हुए मौनी बोली, मैं बस यही चाहती हूँ कि आप ना जाए, लेकिन अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं क्या कर सकती हूँ राम बाबू? ओह, तो तुम्हारे पति कहीं भी घूमे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सुमित ने पूछा। सुनिए राम बाबू, आप और मैं ऐसे बातें करते रहेंगे। अगर मैं ऐसा कहूँगी तो आप वैसा कहेंगे, तो पहले आप मुझसे बहस करना बंद कीजिए, मौनी ने कहा। मेरा तो यहाँ रुकने का मन नहीं है, मुझे तो कहीं और ही जाना है, सुमित ने कहा और अपनी निगाहें उसके सीने पर टिका दी। यह देखकर मौनी
शर्म से लाल हो गई और बोली, राम बाबू आप क्या कर रहे हैं? अरे क्या मैं अपनी पत्नी को भी नहीं देख सकता? सुमित ने रोमांटिक अंदाज में पूछा। आप ऐसे देखेंगे तो मुझे अजीब लगेगा, मौनी ने फुसफुसाते हुए कहा। कैसे देखेंगे? सुमित ने पूछा। बस ऐसे ही, मौनी ने कहा और अपने हाथों से उसकी आंखें बंद कर दी। हटो, सुमित ने कहा और मौनी के हाथों को हटाकर पूछा, सच बताओ क्या तुम्हें अभी यह पसंद नहीं है? मौनी ने ना में सिर हिलाया। तो इतना सच धज कर मुझे क्यों लुभा रही हो? तुम्हें ऐसे तैयार होने के लिए किसने कहा? सुमित ने पूछा। मैंने नहीं, माँ जी ने मुझे ऐसे तैयार किया है, मौनी ने कहा। ओह, तो सिर्फ तैयार होकर आकर मुझे ऐसे तरसा तरसा कर मार डालने का इरादा है? तो अब ऐसे क्यों खड़ी हो? सुमित ने कहा। पहले वह सजावट हटाओ। सुमित ने कहा। वैसे तुम बिना तैयार हुए भी बहुत सुंदर लगती हो, लेकिन तुम्हें ऐसे देखकर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। सुमित ने अपने अंदर की भावनाओं को दबाने के लिए एक बड़ी जंग लड़ रहा था। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं जाकर कपड़े बदल लूँगी राम बाबू, मौनी ने कहा। सुमित बोला, हाँ हाँ, यह कब कहोगी कि? आपकी मर्जी राम बाबू, मौनी बोली। आप पहले उस लीना और मोना से बात करना बंद कीजिए, तब मैं कहूँगी आपकी मर्जी राम बाबू। कहाँ की लीना? तुमने उसका फ़ोन काट दिया था, सुमित ने कहा। क्या इतनी बेचैनी हो रही है उसके पास जाने की? मौनी ने गुस्से से कहा। आदत की बात है, कैसे रुकेगी? और वैसे भी अगर मैं उन लड़कियों को कंपनी नहीं दूंगा तो वह कुछ भी कर सकती है। अगर आप नहीं जाएंगे तो उन्हें कंपनी देने के लिए दूसरे लोग होंगे, लेकिन आप अगर जाएंगे तो आपको जीवन भर कंपनी नहीं मिलेगी, मैं बता रही हूँ, मौनी ने कहा। क्या धमकी दे रही हो? सुमित ने कहा। मैं धमकी नहीं दे रही, सच बता रही हूँ, मौनी ने कहा। क्या सच है मौनी डार्लिंग? सुमित ने कहा। मौनी ने कहा, मैं कोई डार्लिंग नहीं हूँ। हाँ, तुम एक बड़ी जंग लगी हुई लोहे की छड़ हो, दिमाग खराब करने वाली। वरना कोई फर्स्ट नाइट पर असली बात छोड़कर ऐसी बेतुकी बातें नहीं करता। कोई भी पति को इतना टॉर्चर नहीं करता, सुमित ने कहा। मौनी बोली, मैं आपको टॉर्चर नहीं कर रही हूँ। ओह, तो क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। आप भी कुछ मत कीजिए और चुपचाप जाकर सो जाइए। सुमित बोला, नहीं सोऊंगा। तुम कितने नाटक करोगी करो, मेरा समय आने पर मैं तुम्हें देख लूँगा। मौनी बोली, क्या आप मुझे ऐसे ही डराते रहेंगे? सुमित बोला, तुम अभी ऐसे दिखावा मत करो कि तुम मुझसे डर रही हो। क्या आप मुझसे पूरे रात बहस करते रहेंगे? मेरे पैर दुख रहे हैं, मैं यहीं खड़ी हूँ। अगर आप थोड़ा हट जाए तो मैं जाकर सो जाऊंगी राम बाबू, मौनी ने थकावट से कहा। इस कमरे में अभी कुछ और दर्द होने चाहिए और तुम अलग दर्द की बात कर रही हो, सुमित ने कहा। राम बाबू आप क्या बातें कर रहे हैं? आपको बिल्कुल शर्म नहीं है, मौनी ने कहा और सुमित से बचकर ड्रेसिंग रूम में जाकर कपड़े बदल कर आ गई। यहाँ सुमित मौनी को जाते हुए देख रहा था और सोच रहा था, इसकी जुबान तो बहुत चलती है। फिर उसने मौनी के हाथ से छूटा हुआ फ़ोन देखा जो कब का बंद पड़ा था। वाह, इसने दोबारा फ़ोन आने से पहले ही इसे बंद कर दिया। इसके पास शैतानी आइडियाज़ भी बहुत अच्छे हैं, सोचते हुए वह गया और बिस्तर पर बैठकर उस पर लगे फूलों की मालाओं को खींचकर उनसे खेलने लगा। मौनी ने सुमित को देखा और कहा, आप उन फूलों का क्या कर रहे हैं? सुमित बोला, हाँ तुम्हारे ऊपर डालता, लेकिन तुम मानोगी नहीं, है ना? हाँ, मैं इनसे बात करके नहीं जीत सकती। मौनी ने ऐसा सोचा और लाइट बंद करके बिस्तर पर लेट गई और फिर बीच में तकिए का दीवार बनाकर। सुमित उस तकिए से बने दीवार को देखकर, ये क्या है? तुम्हें हर दिन इतना डर क्यों लगता है? मैं तुम्हारे पास आऊँगा, मौनी बोली। ये आपको मेरे पास आने से रोकने के लिए है। तुम बहुत जिद्दी हो गई हो और तुम्हें मुझसे डर भी नहीं लगता। गुस्से में सुमित ने मौनी की कमर पर चुटकी काटी। मम्मी, मौनी ने कहा और उठ बैठी। क्या है राम जी, इतनी ज़ोर से क्यों चुटकी काटी? दर्द हो रहा है? अगर तुमने फिर से मुझे जवाब दिया तो ये चुटकी काटना यही नहीं रुकेगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये निशान और भी जगहों पर पड़ेंगे। सुमित के ऐसा कहने पर मौनी गुस्से से पीछे मुड़कर देखती है। बेड की रोशनी में धुंधला होने के बाद भी उसकी खूबसूरती सुमित को उत्तेजित कर रही थी। भले ही वह अपनी कमल जैसी आंखों से गुस्से से देख रही थी, लेकिन सुमित को वह नज़र प्यार से चुभ रही थी। ऐसे मत देखो, मौनी बोली। अगर मैं शांति से सो रही हूँ तो आप ही हो जिसने चुटकी काटी और जगाया। सुमित बोला, तुम चोरसी चेहरे वाली औरत, क्या कोई पहली रात के कमरे में अपने पति को ऐसे छोड़कर सोता है? शर्म करो और चुपचाप सो जाओ।
ठीक है राम बाबू, गुड नाइट। सुमित बोला, लेकिन तुम्हारी रात बुरी होगी। आज रात भूत और राक्षस तुम्हारे सपनों में आएंगे और तुम्हें डराएंगे। तुम देखना, मेरे बगल में एक बहुत बड़ा जादूगर है, वे मेरे पास नहीं आएंगे। मौनी ने कहा और एक तरफ मुड़ गई। क्या जादूगर? कौन है वह? सुमित ने इधर उधर देखा और कहा, हे मौनी, तुमने अभी किसी जादूगर कहा? वह गुस्से से बोला, मेरा मतलब वो नहीं था राम बाबू, मुझे नींद आ रही है, आप भी सो जाओ। सुमित बोला, तुम्हारी बहुत ज़्यादा हिम्मत बढ़ गई है। अगर मैं तुम्हें एक बार पकड़ लूँ तो मैं तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। मौनी बोली, क्या आप अब सो रहे हो या नहीं राम बाबू? ओह, मैं नहीं सोऊंगा। तुम क्या करोगी? लीना ने मुझे बुलाया, मैं जा रहा हूँ, उसने कहा और बिस्तर से उतर गया। मौनी बोली, अगर आप अब रूम से बाहर जाओगे तो मैं ससुर जी को फ़ोन कर दूंगी राम बाबू। क्या क्या तुम्हारे ससुर जी आकर मुझे रोकेंगे, जाने नहीं देंगे? मौनी बोली, हाँ। सुमित बोला, अगर सचमुच मुझे रोकना चाहती हो तो आओ और कहो, श्रीमान कहीं मत जाइए, यहीं रहिए और मुझे गले लगाओ और मुझे एक अच्छी किस दो, फिर मैं चुपचाप सो जाऊंगा। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मौनी बोली, क्या आपको नहीं लगता कि यह कुछ ज़्यादा ही है राम बाबू? ओह बिल्कुल नहीं, उसने कहा, ये क्या यातना है राम बाबू? मौनी ने कहा अपने दांत पीसते हुए। सुमित बोला, अरे मूर्ख औरत, क्या पति अगर किस मांगे तो यातना होती है? ये कैसी अजीब बात है। ओह ओह, छी, तुम्हें अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये नहीं पता? मौनी बोली, अगर तुम अच्छे होते तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छी होती। सुमित बोला, आओ और मुझे एक किस दो, मैं जाकर सो जाऊंगा। मौनी बोली, क्या यह अनिवार्य है? सुमित बोला, यह अनिवार्य है मौनी बेबी। ओह ओह, हे भगवान, ये मुझसे बहुत खेल रहे हैं, उसने कहा और धीरे धीरे सुमित के पास जाकर उसकी आंखों में देखा। सुमित ने शरारत से मुस्कुराते हुए आंख मारी। जैसे ही उसने आंख मारी, मौनी थोड़ी हिचकिचाई और कांपते हुए अपने हाथों से उसे घेर लिया। सुमित चुपचाप खड़ा रहा, सोच रहा था कि मौनी क्या कर रही है। मौनी अपने हाथों को ऊपर करके और धीरे से अपना सिर उठाकर उसे देखा। जैसे ही उसका चेहरा उस तक पहुंचा, उसने अपने प्यारे से होठों से उसकी दाढ़ी पर एक किस किया, अपनी आंखें बंद की और एक पल के लिए वैसे ही रही। फिर वह जल्दी से उसे छोड़कर बिस्तर पर जाकर लेट गई। तब तक वह उसके इतने करीब थी कि सुमित का दिल तेजी से धड़क रहा था। यह पहली बार उसके साथ ऐसा हो रहा था। वह एहसास जो उसे किसी लड़की के पास आने पर कभी नहीं हुआ था। जैसे ही मौनी ने उसे छुआ, उसे वह एहसास हुआ, उसे एक बहुत अच्छा एहसास हुआ जो बहुत सुखद लगी। उसका दिल काफ़ी देर तक सामान्य नहीं हुआ। यह मौनी भी अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी, लेकिन उसकी भी हृदय गति बढ़ गई थी और मौनी ने उसकी बात सुनना बंद कर दिया था। वह काफ़ी देर तक सामान्य नहीं हो पाई। उसने धीरे धीरे अपने अंदर हो रही बेचैनी को शांत किया और वैसे ही सो गई। सुमित, जो काफ़ी देर तक वैसे ही था, मौनी के सो जाने के बाद उसके पास आया और उसके माथे पर एक किस किया और अपनी जगह पर जाकर सो गया। यहाँ मौनी के घर में कई दिनों बाद विशाल अपना ऑफिस का काम पूरा करके घर पहुँचा। रेणुका नौकरों को जल्दी करने और तरह तरह के व्यंजन बनाने के लिए कह रही है। यह कहते हुए कि उसका बेटा आ रहा है, रेणुका के बगल में खड़ी रोहिणी ने कहा, दीदी तुम इतनी खुश हो कि विशाल बाबू आ रहा है, लेकिन जब वो आएगा और उसे पता चलेगा कि मौनी यहाँ नहीं है तो क्या करेगा? उसने अपनी शंका पूछी। रोहिणी, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगी ताकि वह समझ जाए। तुम ऐसे चिंता मत करो और मुझे भी चिंतित मत करो, रेणुका ने कहा। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लग रही है और इस कहानी के आगे के पार्ट्स भी देखने हैं तो प्लीज़ ढेर सारे कमेंट्स करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।